हेलो स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए आज अपन बात करेंगे अम्ल और क्षार के बारे में। अम्ल और क्षार के बारे में बात करने से पहले दो चंद लाइन में आपको सुनाना चाहता हूं कि जल्दी से तय कीजिए कि आपको क्या करना है, नहीं तो समय तय करेगा कि आपका क्या करना है। और इसी जुनून तथा जोश के साथ आज अपन अम्ल और क्षार के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए अम्ल और क्षार को समझाने के लिए तीन कॉन्सेप्चुअली अवधारणा दी गई। पहली अवधारणा थी ऑरेनेस के अनुसार, दूसरी ब्रोंस्टेड लोरी है और तीसरी आज अपन स्टडी करेंगे लुईस के अकॉर्डिंग। ब्रोंस्टेड लोरी तथा ऑरेनेस की अवधारणा अपन ने पीछे वाले लेक्चर्स में डिस्कस किए और आज अपन बात करेंगे कि अम्ल और क्षार की परिभाषा को बताने के लिए लुईस क्या कहता है। और साथ ही अपन इसमें ये देखेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके एग्जाम्पल आज अपन देखने वाले हैं। तो चलिए इसी उमंग के साथ अपने अम्ल और क्षार को समझाते हैं। यहां पे देखिए लुईस के अकॉर्डिंग आज अपन अध्ययन करेंगे लुईस अवधारणा। पहले तो अपन ये देखेंगे, सबसे हमारी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लुईस अवधारणा किस पर आधारित है। आर्रेनियस की अवधारणा H+ और OH- पर आधारित थी। ब्रोंस्टेड लोरी की जो प्रोटॉन पर आधारित थी और यह अवधारणा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में यानी कि लोन पेयर पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। लोन पेयर पर आधारित ये है हमारा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए लुईस अवधारणा क्या बोलती है, तो पहले अपन बात करते हैं लुईस अम्ल के बारे में। तो लुईस ने अम्ल के बारे में क्या बोला कि ऐसे यौगिक जो लोन पेयर ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो लिख देंगे कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ग्रहण करते हैं लुईस अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए यहां पे लोन पेयर को कौन ग्रहण करेगा यह भी हमें पता होना चाहिए। या तो उसका रिक्त कक्षक होना चाहिए उसके पास, यानी कि डी कक्षक होनी चाहिए, या उसका अष्टक अपूर्ण होना चाहिए, या वह धनायन होना चाहिए, या अपन बोल सकते हैं कि जिसमें दो परमाणु के मध्य द्विबंध या त्रिबंध होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल अपन देखेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा कि अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक और अपूर्ण अष्टक वाले यौगिक बोरोन परिवार के होते हैं। यहां पे देखिए अपन जनरली बोरोन परिवार के बारे में अपूर्ण अष्टक के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहां पे अपन लिख देंगे कि अपूर्ण अष्टक वाले BCl3 हो गया है, BBr3 हो गया है, और यहाँ पे BF3 हो गया है, और आगे अपन बात करेंगे कि BI3 हो गया है। और भी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड होता है और यहाँ पे एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका अष्टक अपूर्ण होता है। तो यह अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन से ग्रहण कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए इनका अष्टक अपूर्ण आप देख सकते हैं कि बोरोन है, तो मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर बना रहा हूं बोरोन। इससे 3 क्लोरीन परमाणु यहां पर जुड़े हुए हैं, ये क्लोरीन परमाणु है। और इसमें देखिए एक सहसंयोजक बंध में एक इलेक्ट्रॉन से बोरोन का होता है और एक यहां पर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है। तो आप इनमें देखेंगे कि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
और आज तक नियम ये बोलता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ताकि वह स्थायी हो जाए, यानी कि वह अक्रिय गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। और दूसरा हमारा एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक, रिक्त डी कक्षक वाले यौगिक के बारे में अपन देखेंगे। तो देखिए आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में रिक्त डी कक्षक होता है, क्योंकि अपन जानते हैं 2D में यानी सेकंड आवर्त में तो और फर्स्ट आवर्त में तो डी कक्षक होता ही नहीं है। डी कक्षक का प्रारंभ 3D से होता है, यानी कि तीसरे आवर्त से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड या PCl3 है, या अपन बोल देंगे PBr3 है, यानी कि ये तीसरे आवर्त के हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि IF5 है या IF7 है। और भी अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा SCl4 या SCl6। तो इनके क्या है, रिक्त डी कक्षक के पाए जाते हैं। आप देखिए कि जो सिलिकॉन है इसमें भी रिक्त डी कक्षक है, ये भी तीसरे आवर्त का है, और इसमें भी रिक्त डी कक्षक है। यहाँ पे फास्फोरस आयोडीन, इनमें सभी में क्या है, रिक्त डी कक्षक है। और जिसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं बच्चों, वह लोन पेयर ग्रहण करने की कोशिश करता है, याद रखिए। और हमारा तीसरा इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, वो अपन बात करेंगे कि असंतृप्त यौगिकों में, यानी कि जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है भिन्न भिन्न एटम के मध्य। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि CO2 में कार्बन कार्बन के CO2 में ये देखिए द्विबंध है, यहां पे आप देख सकते हैं। इसी तरह ही आप सल्फर डाइऑक्साइड में देख सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड में देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, असंतृप्त यौगिक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे द्विबंध का निर्माण अपन ने पीछे पढ़ा था, और त्रिबंध का भी निर्माण असंकरित कक्षकों से होता है। अर्थात यहाँ पे जो इसका जो यहाँ पे असंकरित कक्षक है वो खाली रहता है, और खाली रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो ये क्या हुए, असंतृप्त यौगिक, यानी कि ये लुईस अम्ल कहलाते हैं। और लास्ट हमारा एग्जाम्पल ये हो जाएगा कि धनायन, यानी कि धनायन है तो इलेक्ट्रॉन त्यागे, तो इलेक्ट्रॉन त्यागे तो यहाँ पे वह लोन पे लेने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं कि Ag+ Zn+2, और इसके साथ ही अपन देखते हैं Ca+2 Mg+2, या अपन बोल दे कि Sod+2, और यहाँ पे आयोडीन+, क्लोरीन+, ब्रोमीन+, और या अपन और भी बात कर सकते हैं यहाँ पे लिथियम+। तो ये जितने भी कैटाइन है वो है लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये अपन इसके एग्जाम्पल देखें। अब देखिए अपन यहां पर लुईस क्षार की बात करेंगे। तो यहां पे तो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन यहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म में त्यागेंगे, यानी कि देने की कोशिश करते हैं। तो बोल देंगे कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन युग्म में देते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कौन देगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे या जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अपन जानते हैं नेगेटिव चार्ज कब आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है।
तो यहाँ पे एक तो हमारे इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले जिनके पास लोन पेयर होगा, तो इनके एग्जाम्पल अपन देखेंगे। आप देखिए पहला एग्जाम्पल हमारा हो गया है कि ऐसे यौगिक जिनके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले, या मैं इन एग्जाम्पलों को इस साइड में लिख देता हूं, इसको आप पोज करके उतार लीजिए एक बार। देखिए यहां पे लिखता हूं मैं तो पहला एग्जाम्पल हमारा ये हो गया है इसका कि इलेक्ट्रॉन युग्म वाले यौगिक, जिन यौगिकों के पास लोन पेयर है वह लुईस क्षार कहलाते हैं। आप यहां पर देखिए कि अमोनिया मेरे पास है तो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, या आप देखिए कि RnH2 प्राइमरी एमीन बोलते हैं इसको, इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, या द्वितीय के एमीन की अपन ने बात करी इसके ऊपर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, और आप देखिए तृतीय के एमीन में भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। या और भी एग्जांपल अपन देख सकते हैं कि एल्कोहल है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर पाए जाते हैं, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। या आप जल में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास जल है, इसमें भी ऑक्सीजन के ऊपर ही दो लोन पेयर है। या आप देखिए यहाँ पे थायो एल्कोहल इसको बोलते हैं, RSH को थायो एल्कोहल बोलते हैं, तो यहाँ पे भी सल्फर के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो लोन पेयर इनके पास है तो ये लोन पेयर दाता हो जाएंगे, और लोन पेयर देने वाले क्या कहलाते हैं, लुईस क्षार कहलाते हैं। और दूसरे हमारे एग्जाम्पल ये हो जाएंगे कि ऋणायन स्पीशीज, और ऋणायन स्पीशीज अपन जानते हैं यानी कि ऑक्साइड भी हो जाएंगे, या सल्फाइड, S-2 को सल्फाइड बोलते हैं, नाइट्राइड, सल्फेट, नाइट्रेट, और आगे अपन बात करेंगे OH माइनस या HCO3 या अपन ने बात कर लेते हैं H2PO4 या अपन यहाँ पे ClO4। तो ये जितने भी ऋणायन है ये क्या है, लुईस क्षार होते हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्या पूछा जाता है और कैसा पूछा जाता है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो यहां पर अपन एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और इसमें क्या क्या जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो देखेंगे। तो हमारे पहले तो आप नोट में पॉइंट देख लीजिए कि ये सिद्धांत किस पर आधारित है। तो अपन बोल देंगे कि यह अवधारणा इलेक्ट्रॉन युग्म पर आधारित है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन दाता है वह कहलाता है लुईस क्षार, और जो इलेक्ट्रॉन गराई स्पीशीज है वह कहलाता है लुईस अमल। और दूसरा पॉइंट आप इसमें ये देखेंगे कि यह अवधारणा, इस अवधारणा को अम्ल और क्षार की व्याख्या करने में किसी भी विलायक की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि आर्यनिश में अपन ने बोला था कि ऐसे यौगिक जो जल में H+ और OH- देते हैं, और ब्रोंस्टेड लोरी में अपन ने ये देखा था कि ऐसे यौगिक जो किसी भी विलायक में, लेकिन अपन ने यहां पर क्या देखा है इसमें विलायक की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो अपन लिख देते हैं कि यह अवधारणा बिना किसी विलायक के
अम्ल तथा सार की व्याख्या करती है। व्याख्या करती है। ये पॉइंट हो गए। और आगे आप देखिए कि जिन एप्रोटिक अम्लों की व्याख्या ब्रोंस्टेड, लोरी तथा आर्रेनियस नहीं कर पाया, इसकी भी ये व्याख्या करता है। तो आप लिख देंगे यह अवधारणा एप्रोटिक अम्लों की भी व्याख्या करती है। व्याख्या करने में सक्षम है, जबकि पीछे वाली अवधारणाएं अप्रोटिक अम्लों की व्याख्या नहीं कर पाई थी। अब हमें ये देखना कि अप्रोटिक अम्ल क्या है, जिनमें प्रोटोन नहीं होता है, यानी कि H+ नहीं होता है। तो यहां पे देखिए हमारे CO2, NO2, SO2, SO3, इसमें आप देखिए क्या प्रोटोन है क्या? इसमें क्या इसमें प्रोटोन है क्या? नहीं है, इसमें कोई भी प्रोटोन नहीं है। और अगला पॉइंट आप यहां पर एक इंपोर्टेंट देखेंगे, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लुईस अवधारणा के अनुसार जल की प्रकृति लुईस सार होती है, अर्थात जल लुईस सार की भांति कार्य करता है। और अन्य अवधारणा के बारे में भी अपन देखते हैं कि अन्य अवधारणाएं जल के बारे में क्या कहती है, वो भी अपन यहां पर देख लेते हैं। देखिए पहली अवधारणा हमारी ये थी ओरेनियस अवधारणा। ओरेनियस जल की प्रकृति को उदासीन मानता है, उदासीन हो जाएगी। और ब्रोंस्टेड, लोरी के अनुसार जल उभय प्रोटिक, एम्फी प्रोटिक, यानी कि एम्फी प्रोटीन का मीनिंग क्या है कि यह अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है और सार की भांति भी व्यवहार कर सकता है। और लास्ट अपन ने अभी अभी देखा है कि लुईस जल के बारे में क्या बोलता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि जल का फॉर्मूला ये होता है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं, और 2 लोन पेयर होने की वजह से ये लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर डोनेट करेगा, इसका मतलब लोन पेयर देने वाले क्या कहलाते हैं? लुईस सार कहलाते हैं। तो यहां पर जल के बारे में अलग अलग नेचर दी गई। ओरेनियस बोलता है जल की प्रकृति न्यूट्रल है, ब्रोंस्टेड, लोरी बोलता है कि जल एंटीप्रोटिक है, और लुईस बोलता है कि जल की प्रकृति लुईस बेस होती है, अर्थात जल लुईस सार की भांति व्यवहार करता है। लेकिन इसकी सबसे जो कमी क्या थी वो यह थी, तो यहां पे कमी लिख देते हैं, नोट में कमी आप याद रखिए, वो ये थी कि यह अवधारणा वास्तविक अम्लों की व्याख्या नहीं कर पाता है, की व्याख्या नहीं कर पाता है। कैसे वो अपन देखेंगे। यहां पे देखिए HCl वास्तविक अम्ल है, यहां पे नाइट्रिक अम्ल वास्तविक अम्ल है, और देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल यह भी वास्तविक अम्ल है, और यहाँ पे HClO4 यह भी वास्तविक अम्ल है। तो ये किस प्रकार व्याख्या नहीं कर पाता, आप देखिए ये अम्ल है, तो इसका मतलब ये लोन पेयर को ग्रहण करेंगे, लेकिन इनकी व्याख्या यह नहीं कर पाया। तो ये हमारा आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर था।